नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित खजूरिया। युवा हताश और परेशान, महंगाई अपनी चरम सीमा पर, लोगों के मसाइल जितने भी हैं वैसे के वैसे हैं। एक साल होने को आ रहा है धारा 370 को टूटे हुए, लेकिन ना तो कोई इन्वेस्टर यहां पे पहुंचा और ना ही किसी तरह का कोई बदलाव देखने को मिल रहा है। फिरकी पर फिरकी दी जा रही है नेताओं की तरफ से। अफसरशाही यहां पर हावी है, जाए तो जाए कहां जनता। ऐसे में कई नए राजनीतिक दल भी बन गए, लेकिन जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं वो खामोश बैठे हैं। सिर्फ पाकिस्तान 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 का जाप करते रहते हैं। ये इसलिए क्योंकि जिस पार्टी के नेता से मैं बात करने जा रहा हूं, उनसे हम मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी ज़ुबान पर यही रहता है। क्या पब्लिक के भी मसाइल कम होंगे, इंसाफ मिलेगा, अफसरशाही से कब निजात मिलेगी, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। श्याम लाल शर्मा जी हमारे साथ है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन थिंक टैंक माने जा रहे हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के। कई इनको अब जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, इन्हीं से हम बात करेंगे। सर, हो क्या रहा है? युवा सड़क पर, एम्प्लॉय सड़क पर, कोई सुन नहीं रहा, और आपके नेता जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान। देखिए ललित जी, जो आपने कंसर्न शो किया है, मुझे लगता है कि आज पूरे भारत का और ख़ुसूसन तौर पर जम्मू कश्मीर में जो युवा है उसके इशू को एड्रेस करने का जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसके लिए वचनबद्ध है। लेकिन जहाँ के अगर आप सर्कमस्टेंसेस देखेंगे, खासकर ये 2-3 खित्ते थे हमारे, आपने ये कहा कि 5 अगस्त को जो है वो 370 को 2019 में जो है वो यहाँ से निरस्त किया गया था। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, जिसमें जहाँ पे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के संस्थापक जो थे उनने यहाँ शहीदी थी अमर शहीद में। तो जब भारतीय जनता पार्टी को एब्सलूट मैंडेट यहाँ पे मिला, यहाँ पे भी लोगों ने जो है 18 लाख से ज़्यादा जो है वो मत भारतीय जनता पार्टी को दिए, और सबसे बड़ी पार्टी जो है यहाँ पे उभर के आई। और हिंदुस्तान में भी 303 से ज़्यादा सीट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को एक्सक्लूसिवली मिली। तो उनका वो जो पहला संकल्प था कि एक संविधान, एक विधान और एक प्रधान, वो उन्होंने करके दिखाया। जो बड़े मुद्दे थे हिंदुस्तान के लेवल पे भी अगर आप देखेंगे, 400 साल से एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट जो था राम मंदिर का, वो भी आज उसकी परसुएशन में हाथ रहा है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट, हम यहाँ पे बात स्टेट की बात करते हैं। स्टेट पे आपने सबसे पहले जो आपका फोकस पॉइंट है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि युवा को एड्रेस करने के लिए, तो ये बड़ी बातें जो थी इनको किया। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक यूटी बनी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो यहाँ पे डिप्यूट किए गए, उनके साथ उनके एडवाइज़र डिप्यूट किए गए। ये इसमें मैं किंतु परंतु मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल सीधा स्पष्ट आपके सवाल का जवाब दूंगा कि यही फ़र्क होता है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी की सेंस इसी को कहते हैं, और ब्यूरोक्रेटिक जिसको आप नौकरशाही कहते हैं, क्योंकि उनको दे आर नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पीपल। अदरवाइज अगर हम देखेंगे, अगर वो अपना बिजनेस कंडक्ट रूल स्टडी करें और अपनी ड्यूटी को कॉन्शियसली परफॉर्म करें, आई एम नॉट ट्रांसफरिंग और शिफ्टिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर्स शोल्डर, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि फ़र्क है और बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने और सेंट्रल की गवर्नमेंट ने ये प्रण लिया कि हमने यहाँ से ऑल आउट जो मिलिटेंसी है उसको हमने जीरो टॉलरेंस पे लाना है, और वो तो चल रहा है। वो तो देखिए, वो तो चल रहा है, वो हमारी मुझे लगता है जवाब दे रही है। हम आ रहे हैं कि एक साल में क्या ऐसा बदला कि यहाँ पर लग रहा है ना, यहाँ पर नौकरियां हैं, ठीक है, कोई इन्वेस्टर यहाँ पर आया नहीं, 1 साल हो गया। हालात देखिए ना आप, अब 4 ऑलमोस्ट 110 दिन हो गए हैं कि कोविड की महामारी है, जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर था वो पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे आज इकॉनमी जो है वो टोटली शटर हो गई है। लेकिन फिर भी मैं हिंदुस्तान की जनता को और जम्मू कश्मीर की जनता भी, क्योंकि दिस इज़ ए फूड डेफिसिट स्टेट,
यहाँ ऐसे लोग हैं। देखिए सर, ये तो आ गया, कोविड आ गया मार्च में, उससे पहले आपके कितने समिट यहाँ पे होने थे, लेकिन तारीख पर तारीख मिलती गई, उसका वो वहाँ पे नहीं। मैं कारण बताता हूँ। मतलब दिल नहीं जीत पा रहे हैं आप बाहर के इन्वेस्टर्स का। नहीं, दिल जीतने की बात नहीं है। हिंदुस्तान में कहीं भी इस समय इन्वेस्टर कहीं से भी नहीं आ नहीं रहा। नहीं, मैं तो फरवरी से पहले की बात कर रहा हूँ ना, वो 6 महीने में भी आप कुछ कर सकते मैं थे। बताता हूँ ना, यहाँ 6 महीने जो पहले थे, हाँ। यहाँ के जो 200 से ज़्यादा है, ऐसे तो 1500 कवानीन है, उनमें अमेंडमेंट होनी थी, उनको सिस्टम में इन प्लेस करना था। यहाँ कोई जो सरकार चलाने की जो सिस्टम होता है वो सारा धर्म वर्म, क्योंकि पहले आप यहाँ पे एक स्पेशल स्टेटस स्टेट थे, अब आप ड्यूटी बने। सेंटर के लॉ जो है, एक पॉलिसी मैटर को अगर डिसाइड करना हो तो उसको, मैं मंत्री रहा हूँ, बिल्कुल, वो उस डॉक्यूमेंट को 3-3 महीने लगते हैं। मुझे पता है कि मैंने ड्रग पॉलिसी बनाई थी तो 3 महीने उसको फ्रेम करने में लगे और फिर 3 महीने मैंने पब्लिक डोमेन में रखा। ये है, चाहे वो 50,000 नौकरियों की बात थी। अब सिस्टम जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो उसमें स्ट्रीमलाइन हुआ था भी, लेकिन बीच में जो कोविड की महामारी आ गई। चलिए ठीक है, हम दूसरी तरफ आते हैं। आप कह रहे हैं कि यूटी के जितने भी कानून है वो यहाँ पर लागू हो रहे हैं। SRO 202 आपने हटा दिया, उसकी जगह आपने, ये फिरकी थी, ये एक फिरकी, एक घुमाव था, ठीक है, 194 पुरानों का, 192 नए का। उसमें सिर्फ आपने प्रोबेशन वाला पीरियड खत्म किया है, बाकी तो वही है। कहाँ यूटी के अपने यहाँ पे लाल ले आए? ना 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 ना, अगर आप उसको पूरा स्टडी, मैंने स्टडी किया। आप बहुत ही, आप देखिए सर, उसमें ना तो आपका ये अलाउंस है, ना ट्रांसफ़र है, और ना ही नए वालों को जो भी प्रमोशन, चलो वो बाद में मिलेगी, लेकिन वो बेनिफिट नहीं, पुराने वालों को एरियर नहीं मिलेगा। अगर आप सर्विस कंडक्ट रूल पढ़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट रूल को भी स्टडी करेंगे, जितनी मुझे जानकारी है, आपने किया होगा, वो प्रोफेशनल पीरियड जो है पहले 3 साल होता था, वो 2 साल है। ये हमारे 5 साल का था सर, SRO 202 में 5 साल का था। SRO 202 जो था वो गलत कवानीन था, मैं कह रहा हूँ, और वो उसमें उसी के अंडर तो है सब कुछ ना। मैं आपको ये भी तो उसी के अंदर, ये भी तो उसी में है। SRO प्रोबेशन पीरियड आपने हट रखा है। मेरे भाई, उसमें बहुत सी अमेंडमेंट हो गई है। SRO 202 तो ये था कि 5 साल के लिए आपका प्रोबेशनल पीरियड रहना है और आपको बेसिक सैलरी मिलनी है। ठीक, अब स्टेफन कह लीजिएगा आप। आज जिस तरह से 2015 से पहले लोगों की रिक्रूटमेंट होती थी, सर्विस मिल जाएगा, वही बेनिफिट इनको, अब वही सारे बेनिफिट इनको मिलने हैं। उस मेरी बात सुनो ना, एक जो 1956 के अगर रूल आप स्टडी करेंगे, उसमें एक कासी परमानेंट वर्ड होता था, पुराने बुजुर्गों से आपने सुना होगा, उसको हम बोलते थे 81 परमानेंट। वो 3 साल के बाद होता था जब सर्विस में लगा, नाउ इज परमानेंट एम्प्लॉय। तो इसमें तो 2 साल रखा है। ऐसा कोई भी अब इसमें प्रावधान नहीं रहा है जिसमें उनको कोई अमालूमेंट में या उनकी सर्विस में ब्रेक होगी, या कोई इस किस्म की जो है वो कंडीशन ले डाउन की हुई है। मैं बता रहा हूँ, अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, ट्रांसफर नहीं होगी, तो क्या चेंज? ट्रांसफर 2 साल तो होती ही नहीं वैसे भी। ठीक है, यहाँ तो एक ट्रांसफर पॉलिसी, आप जैसे मैं जो पत्रकार हैं, जो क्रेडिबल लोग हैं, आपको ये कहूँगा, पिछले दिनों भी मैंने किसी इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ ट्रांसफर पॉलिसी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसफर यहाँ पे एक इंडस्ट्री बन गई है। वही कह रहा हूँ ना, वो चाहे। अच्छा, दूसरा आपने अधिकारी को सारा वो दे दिया, वो दे दिया, अधिकार दे दिया अधिकारी को ही, कि वो मेरा कंडक्ट बिहेवियर सर्विस के दौरान तय करेगा, अगर मुझसे कुछ हो गया तो शायद मेरा प्रोबेशन पीरियड और भी आगे जा सकता है। तो यही एक डिसिप्लिन, ये आज नहीं हुआ है, पहले नहीं। ना पहले ललित जी ये कानून ज़्यादा सख्त थे। मैं आपको बताता हूँ, हमेशा CS में पहले कानून के दायरे में होता था। अब तो ये है कि मेरी और आपकी, सपोज मैं आपके अंडर काम कर रहा हूँ, आपको शायद मेरी शक्ल पसंद नहीं है या मेरी आपके साथ खुन्नस होगी, आप शायद मेरा प्रोबेशन पीरियड और ज़्यादा आगे भी ले जा सकते हैं। ये आपने अधिकार दे दिया, मोल भाव। अब तो बच्चे ये कह रहे हैं कि इसमें करप्शन ज़्यादा आएगी। आगे CS रोल, अब बच्चों को इनके बारे में जानकारी नहीं है। मैं 20 साल से इस, तभी तो आपके पास है, समझाना है ना उसको। करेक्टर वेरिफिकेशन, ये जो आपका सर्विस वेरिफिकेशन थी, जिसको पहले भी होता था, जिसको ACR लिखते हैं। इवन कमिश्नर सेक्रेटरी का जो है, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है, जब मैं मिनिस्टर हूं, कैबिनेट मिनिस्टर, तो उसके ACR कौन लिखता है? मिनिस्टर। और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के कौन लिखता है? एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट CMO डिस्ट्रिक्ट लेवल के, और डाउन द लाइन जो हायरार्की है, और जो क्लास 3 और क्लास 4 है, उसका CMO और BMO उसके जो हैं
वो लिख के देंगे उसके ये वेरिफिकेशन उसका करते हैं उसका, ठीक है। क्योंकि वर्क्स एंड कंडक्ट किसने सर्टिफाई करना है? उसके जो जिसके अंदर काम कर रहा है, इमीडिएट बॉस ने। इसलिए जो नई जनरेशन है, कल भी मेरे पास वो आए हुए थे, तो मैंने उनको कहा कि मेरे दोस्तों आप लोग ये चीज़ें भी स्टडी करो, और मैं अच्छा। हमेशा जम्मू के लोगों को ये गुजारिश करता हूँ, हमारे बच्चे अच्छे मतलब टैलेंट वो हैं। जो उनके जहन में ये खौफ चल रहा है, ना ना नहीं है, ये ऐसा नहीं है। हमेशा ये, अगर फौज का आप देखेंगे, क्यों हमारी आज प्रोफेशनल फौज है, उसका कारण ये है, फौज है, ये सिविल है ना सिविल में भी फिर तो हायरार्की नहीं ना रहेगी मेरे भाई। मुझे ये बताओ कि फिर बीएमओ ने काम लेना है नीचे, ब्लॉक मेडिकल अफसर ने, या डीएचओ ने लेना है, या हेडमास्टर ने लिखना है, तो हेड मास्टर की अथॉरिटी नहीं अगर होगी, मैं वही आज कह रहा हमने हूं, इन चीजों को इसमें आपको लगता है कि पर्सनल रंजिश तो नहीं चलेगी? नहीं, वो ऐसा नहीं होता है। वो कहीं हो भी तो उनके पास अप्रोप्रिएट फोरम है, ठीक। वहां वो ये कंप्लेन कर सकते हैं। जीएडी को लेकर क्यों खामोश है भारतीय जनता पार्टी? जो जीएडी ने फैसला लिया है, क्या ये जो पुराने जो एडवर्टाइजमेंट थी वो निरस्त कर दी गई है, नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी आई है, उसके तहत सब मैं कुछ उसको होगा। भी आज ये कंफ्यूजन ठीक है। ये है, और इसकी भी हाँ। मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा, क्योंकि वो एसआरओ 202 के मद्देनजर हुई थी। अब आपने दोबारा जो 2015 से पहले के रूल हैं कि जो भी लगने हैं वो परमानेंट एम्प्लॉय लगने हैं, 5 साल का उनको प्रोबेशनरी पीरियड उस तरीके से नहीं, स्टेपनरी नहीं होंगे, कहीं उनकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं एक रूल ऑफ लॉ की सेंस जो है वो तो परवेल करनी पड़ती है। जब इतनी बड़ी तब्दीली हुई, मैं कहता हूँ वो गलत कानून था, वो किसने बनाया, क्यों बनाया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर यहाँ पे ड्यूटी नहीं होती, ये नहीं होता, हो सकता है वो रिविजिट नहीं होता। लेकिन मैंने ये एक बात कही थी कि उसमें एक कहीं ना कहीं एक लकूना था। लकूना ये था कि जब कह रहे हैं हम एक बदान, एक प्रदान, एक निशान, अगर मेरा पुराना किसी इंटरव्यू देखेगा उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, तो भाई यहाँ तो एक ही है ना अब, तो वो कहीं भी इस समय की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और मतलब जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसके तहत ये सही था। Yes। अब मैं आपसे बात करता हूँ, रिक्रूटमेंट पॉलिसी का काम होता है ये दिखाना, जब वो एडवर्टाइजमेंट निकाली आपने, एसएसबी का काम है, जिसको भी आपने एजेंसी को निकाल दी है कि आप इंटरव्यू कंडक्ट करें, उसका काम है क्वालिफिकेशन देखना, क्राइटेरिया देखना, जो भी एलिजिबल है कि नहीं। अगर एमबीबीएस की पोस्ट है तो क्या डॉक्टर की पोस्ट है, क्या मैंने एमबीबीएस की है या नहीं की, अगर जेई की निकाली क्या मैं इंजीनियर हूँ या नहीं, क्या मैं ओवर एज तो नहीं हो गया, या फिर जो मेरी कैटेगरी है वो। रिक्रूटमेंट जो नई पॉलिसी जो आप कह रहे हैं, इसमें तो आपने सिर्फ एक अमेंडमेंट करना था, ठीक है, 202 के तहत जो हमने ख़त्म किया है, इसमें अब नए रूल आएंगे कि आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का हो गया, आपको अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जो चेंजेस है ये आप ला सकते थे। आपने तो पूरे का पूरा निरस्त कर दिया। वो तो पूरा स्क्रैप करना पड़ता था सर, वो कैसे? नहीं तो वो चैलेंजेबल होता, वो कोर्ट में चले जाते। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कोर्ट में तो अब भी जाएंगे कि 4-4 5-5 साल आपने No। अपनी पोस्टें नहीं फिल की, और जब हमारी बारी आई तो आपने निरस्त कर दिया। अब आप उसमें भी ये चाहिए, सर्विस मैटर आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो कैट में जाएंगे। कैट में जाएंगे, चलिए। वो नहीं है कि हाँ। कोई जाएगा नहीं, तो नहीं, कैट में। उसमें कहीं से टेलर मेड आर्डर, यहाँ देखो, अगर हमने यहाँ रूल ऑफ लॉ की सेंस प्रवेल करनी है और एक सेट फ्रेमवर्क मैं वही तो कह रहा हूँ, उसका काम ही था, एसएसबी का काम, या जो भी रिक्रूटमेंट जिन्होंने करनी है उनका काम था क्वालिफिकेशन देखना। उन्हें देख लिया कि हाँ ललित खजूरिया इसके लिए काबिल है, चलिए, और साथ में आप नोटिस लगा देते कि भाई अब ये जो पोस्टें हैं ये 202 के तहत नहीं है, ये नई पॉलिसी है और अब आपको प्रोबेशन पीरियड दिएगा, हम इतना ये करिए, चेंजेस ये तो लगा सकते हैं। ये उनका दायरा इख्तियार नहीं है ना, उनकी डोमेन नहीं है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है उसका है सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मैं वही कह रहा हूँ, भर्ती प्रक्रिया, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप उसमें चेंजेस ला सकते थे ना। नो, असली चीज होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने बनाना, ये घुमाव है ना, ये ना घुमाना नहीं है। मैं प्रोसीजर आपको जितनी मुझे जानकारी है, या फिर ये चल रहा है कि डोमिसाइल का क्रेडिट लेना चाहते हैं और नए लोगों पे आएंगे। क्यों? क्योंकि 2017 19 5 अगस्त से पहले 19 18 17 16 15 इन पे सबका हक जो था वो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स का था। जम्मू के जितने भी बच्चे थे जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट था, क्योंकि स्टेट थी तो ये उनका हक था। अब आएंगे नए बंदे, तो बताइए कहाँ तक आप कह रहे हैं कि नहीं, कुछ लोगों के साथ में जो आप सवाल करना चाहते हैं, मैं वहां पहुंच गया हूं इनडायरेक्टली। मैं उसका कि जो लोग ओवर एज हो गए, ओवर एज को छोड़िए, ओवर एज को तो चलिए उसमें तो करेगा, लेकिन मेरा हक तो वो था ना, क्योंकि मैंने फॉर्म 2019 से पहले भरा था।
उस समय मेरा कंपटीशन था इनके साथ, आपके साथ, लेकिन अब तो बाहर के बंदों को डोमिसाइल मिल रहा है, अब तो और ज्यादा मुझे मुकाबला करना है। बाहर की क्वांटिटी कितनी होगी सर? जितनी भी, मेरा हक तो छीना गया ना। नहीं, मैं आपको एक बताता हूं कि जब बड़े फैसले लेने होते हैं देश हित में, तो ये चीजें आपको आप बताइए, डोमिसाइल का राइडर तो लगा, वो भी 15 साल का लगा। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये आप नई रिक्रूटमेंट में लाते ना चीजें मेरे भाई। उस पे अगर 202, देखो हम ये कहते हैं चित भी हमारी पट भी हमारी, वो नहीं हो सकता। मैं सीधी बात बोलूंगा, अगले दिन मेरे पास वो चित पट तो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पास आए हुए थे 202 को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका अध्यक्ष मेरे पास आया। मैंने उनको कहा मेरे भाई मुझे एजुकेट करो इसके बारे में कि आप लोग, ये बहुत बड़ा फैसला है, वो भी आपकी लक है कि यहाँ यूटी हो गई और ये फिट इन नहीं होता था आज के कानून जो हैं उसमें, अदरवाइज हो सकता है कि 202 को कोई रिविजिट ही नहीं करता। अच्छा, ये इसका क्रेडिट किसको मिलेगा? मुझे लगता है इसका क्रेडिट मैं देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की जनता को और नौजवानों को। मेरी पार्टी तो है ही है, हमारा फर्ज बनता है, हम लोगों की भलाई के लिए हैं, हम ऐसे कवानीन बनाएं जो लोगों की भलाई के लिए हों। ऐसे कानून नहीं बना दें कि जो कहीं ना कहीं मेरी जनता को यहाँ तकलीफ दें। तो इसलिए यहाँ की जनता की आवाज़ का हानर किया पार्टी ने और सरकार ने, इसलिए क्रेडिट जम्मू कश्मीर के लोगों को जाता है। और हमारी सरकार है, इनडायरेक्टली तो कहीं ना कहीं हमें भी जाता है। ये बहुत सी तब्दीलियाँ जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की सेंस पर बेल होने जा रही है, उसमें मुझे लगता है कि जम्मू की जनता कोऑपरेट भी कर रही है और आगे भी करेगी। लेकिन कर रही है, बच्चे बेचारे कह रहे हैं प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती है मेरे भाई। तो उनके प्रोटेस्ट को, उनकी आवाज़ को सुनते तो हानर कर रहे हैं ना, हम जो है जायज़ हैं उनको हानर कर रहे हैं, वो हमें सचेत करते हैं। ये अपोजिशन का यही रोल होता है। अपोजिशन जहाँ रही नहीं और यहाँ का यूथ अगर अग्रेसिव है तो मेरी तो यही अप्रोच रही है हमेशा। 10,000 नौकरी या 50,000 नौकरी, मुझे लगता है ये इसी में आपने करनी है, जो पुराने कैंसिल कर दिए उसी में एडजस्ट कर देंगे आप। नहीं होनी तो, देखो पुराने कैंसिल किए, वो 50,000 से 30,000 और बढ़ गई, 80 हो गई ना, 30,000 तो बढ़ी। तो अगर हमारी यहाँ पे रेवेन्यू रिलाइजेशन 80,000 आप कह रहे हैं कि आप देखिए, आप कह रहे हैं 80,000 का रोजगार, मतलब नौकरी मिलेंगी। ये कब तक मिलेंगी, कब तक निकलेगी? मुझे एक साल तो अपने गवर्नर साहब को हो गया यहाँ से गए हुए 50,000, उसमें से 5,000 तक नहीं आई, और जो लगने थे वो आपने कैंसिल कर दिए। मैं वो उन गवर्नर साहब की बात नहीं करूंगा, वो क्या क्या बातें करते थे, क्या करते थे, क्या क्या स्टेटमेंट। आप भी तो उसी 50,000 का हवाला दे रहे हैं ना जो गवर्नर साहब ने दिया था। उन्होंने, देखो गवर्नर ने, ये यहाँ स्टेट में वैकेंसी हर डिपार्टमेंट में क्रिएट होती हैं। सर देखो 80,000 का क्रेडिट ले रहे हैं, ठीक है, मैं उन 50,000 नौकरी क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 80,000 रोजगार, उसी 50,000 को तो मिलाकर आप 80,000 कह रहे हैं। तो 30,000 और बढ़ी ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो एवेन्यू यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्रिएट किया। ऐसा तो नहीं है चुनाव नजदीक आएंगे तो उसके बाद ही सब कुछ होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है, लोग बहुत सियाने हैं, उसके पहले करना पड़ेगा। डोमिसाइल को लेकर भी लोग बड़े खफा है कि मेरा स्टेट सब्जेक्ट है, तो मेरे स्टेट सब्जेक्ट को उसी तरह से लिया जाए ना, क्यों मुझे मजबूर किया जा रहा है डोमिसाइल बनाने के लिए? मैं आपको बताऊंगा, जब भी कोई पॉलिसी चेंज होती है तो उसमें रूल्स, मतलब महाराजों की पहचान भी खत्म कर दी। पहचान खत्म नहीं की, मैं आपको बताता हूँ ना। अब उसमें पहचान, अब इसमें ड्यूटी है, तो हम तो कह रहे हैं कि स्टेट जल्दी जल्दी जहाँ पे स्टेट रिवाइव हो, उस पर भी हम आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी ये अप्रोच है, मेरी पार्टी की भी है। तो अब डोमिसाइल की जो बात, जब भी कोई कवानीन बनता है तो जो पास्ट चीज़ें हैं, अब मुझे बताइए कि स्टेट सब्जेक्ट की एक अपनी गाइडलाइंस, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अलग थी। अब इसकी टर्म्स और कंडीशन जो है वो अलग हैं, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वो रखता है, उसको कोई ज़्यादा हिफाजत करने की, ज़्यादा कोई मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपनी वो कॉपी लगानी है साथ में, और 3 दिन में ऑनलाइन आपको जो है वो प्रोवाइड होगा। हाँ सर, लोग इतने दर-बदर हो रहे हैं। तो यही बात है, हमारी और आपकी यही ड्यूटी है ना कि इस एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन टोर रखना। लीडरशिप तो बाकी पार्टियां तो छुप गई हैं, लेकिन आप लोग तो हर जगह घूम रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ता है मीडिया की वजह से, हमें भी सपोर्ट मिलती है। मैं इसको अदरवाइज नहीं लेता हूं कि मुझे ललित जी ने बड़े तलक सवाल पूछे हैं। ना, मैं वही तो कह रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन के आगे तो सारे नेता नतमस्तक हो गए हैं। जो फैसले लिए जा रहे हैं वो यहाँ पर 2 मिनट में चेंज होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन फैसला लेती है, दिल्ली से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एक फ़ोन करते हैं और पहले ट्वीट करते हैं कि ये बदला जाएगा, और यहाँ पे बदल दिया जाता है। तो बदलना पड़ता है ना। अब मुझे बताओ, मैं वही तो कह रहा हूँ, अब जो डोमिसाइल में उनने कंडीशन, अब एक ऑफिसर को क्या पता है
जब पॉलिटिकल सारे तो उस किस्म के बात नहीं है जो अंडर एस्टिमेट लेते हैं पॉलिटिशियन को, वो लोगों के साथ जुड़ा हुआ, लोगों का नुमाइंदा है। उसने लोगों के हकों की रखवाली करनी है। जिन लोगों ने हमें आज़ादी दी है, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया है, उन्होंने जनता को सुप्रीम रखा हुआ है। अब ब्यूरोक्रेट अपने तरीके से कानून बना देंगे तो मैं तो अप्रिशिएट करूंगा जितेंद्र सिंह जी को भी और दूसरे लोगों को भी कि कम से कम लोगों के इंटरेस्ट को तो बात कर रहे हैं ना। सारी समस्याएं एक बार समाधान नहीं हो जाएगा। अब डोमिसाइल ही जब आया तो उसको अगर पहले डॉक्यूमेंट को आप देखोगे तो वो अगर आप देखेंगे उस पॉलिसी में कितने फला थे। लेकिन ढोल नगाड़े भी तो आप ही ने बजाए थे, आपकी पार्टी ने जबरदस्त क्रेडिट लेने का पूरा नहीं, वो हो सकता है कि और जब कमियां लगी कि हाँ जी यहाँ पे कमी है तो ये जी यहाँ पे एलजी की गवर्नमेंट है, ये उनका काम है, मतलब क्रेडिट लेना। अरे मेरे भाई जो 24 घंटे में उसको तब्दीली हुई, मैं तभी कहता हूँ कि यहाँ गवर्नेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है, मैं कह रहा हूँ अब नेता लोग एक स्टैंड तो रखें। अरे हम मेरे भाई पहला सही था, बात सुनो ना, हम कहीं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट में, एडवाइजर है आगे ना, वही आप रिप्रेजेंट ही कर रहे हो, क्रेडिट किस तरह से लेंगे? पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनते कहाँ हैं? पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहाँ बने? हम क्रेडिट उसके बाद लेते हैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है। आई रिहैबिलिटेशन पॉलिसी थी, सैक में वो हुई। मुझे लगता है गवर्नर साहब की जो फंक्शनिंग है उसको कोई ना कोई सबोटाइज कर रहा है। कैट को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना, जितेंद्र सिंह जी कहते हैं कि गलत सूचना का प्रचार हो रहा है, ये गलत है, लेकिन जब रिजल्ट आता है फिर कहते हैं हमने इसको बदल दिया। नहीं, वो तो क्रेडिट जाता है जितेंद्र सिंह को और पार्टी को। सर जितेंद्र सिंह को कैसे क्रेडिट जाता है? जितेंद्र सिंह जी को उन्होंने तो पहले इसको नकारा, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। वो पीएमओ से ही होता है, वो डिपार्टमेंट जो है वहां से उन्होंने ही वो जो है उनसे। मैं तभी कहता हूँ राजनेताओं से नहीं, जो मेरी आदत है, मैं राजनेता नहीं हूं, मैं कार्यकर्ता हूं, मैं सीधे रास्ते पे चलता हूं। जिसको जो क्रेडिट जाता है वो जाना चाहिए। विपक्ष खामोश क्यों रखा हुआ आपने? विपक्ष को बोलने नहीं देते आप बताएं कैसे रखा है? हमने तो उनको छोड़ दिया है, खुले घूम रहे हैं। कोई दिल्ली जाके बैठा है, कोई श्रीनगर में है, कोई पहलगाम जा रहा है, कोई गुलमर्ग जा रहा है। वो कह रहे हैं अगर बोलेंगे तो जेल डाल देते हैं। आप पुराने कोई उनके लीडर इज टू लीड ना, लीडर इज टू लीड। इफ दे आर लीडर एंड रोल मॉडल ऑफ द सोसाइटी, उन लोगों ने गुनाह ही इतने किए हैं, अपने गुनाहों से डर रहे हैं, हमसे थोड़े डर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं उनको? कौन सा गुनाह कर दिया? यहाँ के लोगों की इमोशनल ब्लैकमेलिंग की है, जहाँ की रीजनल पार्टियां जो रही हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग किस तरह की बताइए मुझे ये बताइए। इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं थी कि 370 दिखा के, 35 से दिखा के। आज कश्मीर हमसे भी ज़्यादा पसमानदगी है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। चंद फैमिली जो हैं उनकी वहाँ बालादस्ती थी। आज वो बालादस्ती कहीं ना कहीं एक जो ब्रिज बना के रखा था वो ब्रिज हिंदुस्तान को और जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी को और स्ट्रांग करने के लिए इन्होंने तो उसके साथ दीवारें खड़ी कर दी और दिल में भी दीवारें पैदा होगी। ये तो आपने और कौन से इन्होंने इमोशनल ब्लैकमेलिंग की है? नारा नहीं दिया। दिल्ली में एक बोली बोलते हैं, कश्मीर में एक बोली बोलते हैं, जम्मू में एक बोली बनते हैं, और जब वो कुर्सी पे होते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, वंदे मातरम भी कहते हैं, भारत माता की जय भी कहते हैं। और जब कश्मीर में आते हैं तो ये कहते हैं कि अगर 35 को किसी ने हाथ लगाया तो यहाँ तिरंगा झंडे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, जहाँ यहाँ आग लग जाएगी। फायर से खेल रहे हैं। कहाँ है वो फायर? हिंदुस्तान है भाई, जहाँ बड़े बड़े पावरफुल अब हमने डिपार्टमेंट रखे हैं आग बुझाने के लिए। लेकिन कार्रवाई तो आप नहीं कर पाए ना उन पे। कोई क्या कार्रवाई करनी है? मेरे देश को तोड़ने का जो मुझे चैलेंज कर रहा है, जो मेरे देश को चैलेंज कर रहा है, इसके हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तिरंगा उठाने वाला नहीं है। आपने उनको किस केस में डाला? पीएसए जी, यहाँ पे 35 से और 370 हटाया, माहौल ख़राब हो जाएगा। आपने उन पर राजद्रोह का केस क्यों नहीं किया? अगर वो इतने अगर आप इतने ही पर्टिकुलर हैं तो वो भी लगता है कि अगर वो नहीं सुधरेंगे, हमने मौका दिया है उनको। कहाँ मौका? में कम से कम हर महीने इस तरह की बात, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये जो राजनीति है, अब आपने खुद बोला कि उनको चुप करवाया है आपने। चाहे तो आप अपनी बात को क्लियर करें। आपने खुद कहा कि आपने उनकी जुबान बंद कर दी है। मैं तो इन मुद्दों पे तो फिर अप्रिशिएट करो ना। किन चीजों को? उन चीजों को तो हम तो कह रहे हैं, हम तो आपको चैलेंज कर रहे हैं ना कि आपने वो एक्शन क्यों नहीं लिया। ये जनता लिया ना, कहाँ लिया ना? आज कहाँ है वो? आजाद हो गए? आजाद हो गए तो कहाँ है? पब्लिक डोमेन में कहीं नजर आ रहे हैं आपको?
मतलब ये एक अच्छा है कि मैं देश को तोड़ने की बात करूंगा, आप मुझे तोड़ने वाले अंदर हैं। पूछो 30 साल पहले यासीन मलिक ने 4 अभी आप कह रहे हैं कि वो देश को तोड़ने वाले, बारूद से खेलने वाले, वो है ना अंदर। इंजीनियरशिप कहाँ है, वो कहाँ है? वो तो अंदर है ना। 30 साल के बाद उनके केस जो है, महबूबा मुफ्ती जी का, महबूबा मुफ्ती पर कोई क्रिमिनल केस तो अभी रजिस्टर्ड नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो आपको पब्लिक में बताना है, अभी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पब्लिक को मैसेज देना आप कह के दिखाए ना। अब 5 मतलब पुराने गुनाह माफ, नए गुनाह करेंगे फिर आप देंगे। उस समय चेयर पे थी वो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड कर रही थी। मैं बड़ी स्पष्ट बात करता हूँ। तो यहीं पे तो आपकी आप बोले नहीं, यहीं पे तो पार्टी का एक वो स्टैंड लेना चाहिए था, केंद्र सरकार का एक मैसेज आना था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी लीडर कोई भी कुर्सी पर बैठा है, देश बड़ा है, कुर्सी इतनी बड़ी नहीं है, हम एक्शन लेंगे। तो उसने एक भी एक्शन नहीं लिया। कहने की जरूरत नहीं। जब अंडर ओथ होते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन की आपने ओथ ली होती है। अब हमने स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ही जहाँ चलना है। आपका एक बड़ा एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि आतंकवादियों को ये शेल्टर देते थे। हाँ देते थे। कौन देता था? यही लोग देते थे। कौन? यही देते। किसका नाम बताऊं किसके पास नहीं थे? आप देखिए ट्रैक रिकॉर्ड सबका। जिस पार्टी से मैं आया हूं उनका भी देख लो, वो भी देते थे। कश्मीर वाले भी थे, हम देते थे। रिकॉर्ड हुआ है किस किस पे जो है। आपको पता था? किसको? मुझे पता था तो तभी असेंबली में बयान दिया था ना मैंने। उस समय तो वो कैबिनेट मिनिस्टर था, वेरी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर। तो सर और एक रीजनल पार्टी का था। और ये भी आपको बता देता हूं, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उस समय था। और यहाँ पे बहुत सीनियर मिनिस्टर था गुलाम नबी आज़ाद की गवर्नमेंट में। और मैंने कहा था उस समय कि ये लोग, उसी ने मुझे कहा था कि लड़का तो बहुत अच्छा है, रेवोल्यूशनरी लगता है, लेकिन इसका जो माइंडसेट है वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वाला है। तो मैंने कहा, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि अगर मैं जम्मू के लोगों की बात करता हूं, हिंदुस्तान की बात करता हूं, तो मुझे अगर ये आरएसएस, लेकिन ये रिकॉर्ड हुआ है। मैंने कहा आप नाम बता देना। नाम आप समझ गए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सर पब्लिक को तो पता होना चाहिए ताकि उनके ऊपर अगर और भी है ये तो आप बता देना। मैंने जब बताना होगा इस पे इंक्वायरी इनिशिएट की है। सवाल फिर आप ही उठेंगे ना कि जब इतना कुछ मालूम था तो आपने पुलिस को या जो अपनी एजेंसीज हैं उनमें क्यों नहीं आपने बताया, या उनके खिलाफ आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई कि भैया आतंकवादी उनके घर में हैं? यानी कि आपको सब कुछ जानकर भी आपने उन समझौता कर दिया। ना, मुझे पहले नहीं पता था। जब अक्षरधाम पे अटैक हुआ और जो मिलिटेंट वहां मारे गए और एक पकड़ा गया, उसका बयान था कि हम साउथ कश्मीर में किस मंत्री के घर में 3 महीने रहे हैं और उसके बाद हम गुजरात में आए हैं। वो तो एजेंसियों के पास भी होगा ना मेरे भाई, वो तो एजेंसियों के पास भी होगा। मैं वही कह रहा हूं। और मैं उस समय एमएलए था और मैंने उस समय के चीफ मिनिस्टर के सामने और उस आदमी के मुंह पर सामने कहा था। तो आपने फिर इस्तीफा दे देना चाहिए था कि मुझे ऐसी पार्टी में रहना ही नहीं है जो आतंकियों के साथ मिली हुई है, और उस गवर्नमेंट में नहीं रहना जो ये है। आगे ऐसे ही करेंगे अगर ऐसा होगा तो। लेकिन मतलब आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? मुझे भाई, मेरे भाई अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, हम तो कर रहे हैं ना सर। एक कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के सामने ये बात कहे। आपकी दलेरी की तो हम बात कर रहे हैं कि इतना सच बोलने वाला, मुझे नहीं लगता आज तो लोग पदों के लिए कुछ भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं आपके लिए। इसीलिए तो मैं आपके पास आता हूँ। इसका जवाब दे देता हूँ ना। आज जो बोल रहे हैं कि अंदर दुबके हुए हैं, चाहे वो जम्मू रीजन से हों चाहे उधर के हों, ये इनकी पूरे गनाहों की लिस्ट है, सरकार के पास भी है। कौन कौन लोग थे जो मिलिटेंट्स को शेल्टर देते थे। ये आपने, मैंने जो बोला ना, लिस्ट जो तैयार की है, ये सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं कि इस लिस्ट पर एक्शन होगा या अभी भी हो सकता है? मुझे लगता है एजेंसियों ने उन चीजों को देखना चाहिए। अगर आज भी उनकी क्रेडेंशियल जो है वो डाउटफुल है। चलिए सर, इंटरव्यू बड़ा लंबा हो गया। अब ये बताइए, यूथ जो परेशान है नौकरियों को लेकर, ये किस तरह से हल होगा? बस देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं हमारी डिस्कस होती हैं, और मैं खुसूसन इंडिविजुअल लोगों के सहयोग से और आप लोगों से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं फ्रंट फुट पे आके इन चीज़ों को लेता हूँ।
यूथ की जो प्रॉब्लम है, खासकर 2-3 असर 24 हो गया, 24 हो गया, 520 है जो आपने कहा था, मैं इधर से ही कहूँगा। और इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट भी दे दूंगा जो मेरी खतो खताबत है। आज भी आप आए हैं, देखो मेरी फुल फ्लेज एस्टेब्लिशमेंट है, वो चल रही है, 10, 15, 20 चिट्ठियाँ जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनके जो फंक्शनिंग है, मुझे उनके काम करने पे कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन डाउन दी लाइन जो हरारकी है वो कहीं ना कहीं उसको सबोटाइज कर रही है। मैं वर्ड सबोटाइज कहूँगा कि एक आर्डर निकलता है, 2 घंटे के बाद एक बड़े इंस्टीट्यूशन का होल्ड पे होता है, और मोर ओवर पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो तो सैक में होना है। तो मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, इनका 15 दिन का प्रवास जो है वो लोगों के साथ जो है वो पब्लिक में जाएं, पब्लिक दरबार करें, फिर पता चले। सेक्रेटरीट में बैठ के सरकारें नहीं चलती हैं, लोगों को बहुत समस्याएं हैं, पानी की है, बिजली की है, आज इरिगेशन के लिए है, सोइंग सीजन चल रहा है, तो ये सारी डिफ़िकल्टी हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से होगा। 80,000 गस्टेड है, नॉन गस्टेड है, बहुत सी सेक्शंस हैं, इंजीनियरिंग लोग हमारे जो हैं उनको कोई कम शेयर मिला है, जिस सारे का हम संज्ञान ले रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप। चलिए, श्यामलाल जी से एक चीज़ तो हमें पता चल गया कि पहले 50,000 का लॉलीपॉप था, फिर उन्होंने 10 का निकालने का ये कहा, लेकिन अब 80,000 पोस्ट है, यानी कि आप ये मत कहिए कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अब भला ये 80,000 कब फिल होंगी वो अलग बात है, और दूसरा ये कि गुनाहों की लिस्ट इनके पास है, अब देखना है जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ एक्शन कब होता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।